नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी साइंस की नेक्स्ट क्लास कंप्लीट होने वाली है, जिसमें हम चैप्टर 7 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो क्लास भी थोड़ी लंबी रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना और अपने नोट्स प्रॉपर बना के चलिए, ताकि आपके 25 में से 25 नंबर हर हाल में आ पाएँ। तो चलिए आ जाइए, अगर 25-25 लाने हैं तो प्रॉपर नोट्स बना के चलिए और एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो चैप्टर का नाम है आपका भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, अब सबसे पहला जो टॉपिक इसमें है आहार। आखिर आहार किसे कहते हैं? अगर हम आहार की बात करें तो आहार वह पदार्थ है जिससे शरीर का पालन पोषण होता है। आहार को एक व्यक्ति की खुराक भी कहा जा सकता है, अर्थात व्यक्ति को भूख लगने पर एक बार में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का आहार कहलाती है। क्या है? व्यक्ति को भूख लगने पर जितना वह भोजन एक बार में खाता है, व्यक्ति को भूख लगने पर एक बार में वह जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का आहार कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक थाली है। ये थाली एक बार में अगर कोई व्यक्ति खाता है तो वह उसका आहार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसका आहार कहलाएगी, अगर एक बार में वो इस थाली को खा लेता है। तो ये तो हो गई आहार की बात। अब आहार के कार्य क्या होते हैं, आहार से क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो कार्य है, आहार से ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है, शरीर का निर्माण करता है। शरीर में अंगों का निर्माण होता है, अंग छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तीसरा, रोगों से सुरक्षा प्रदान होती है। बुखार, सर्दी, जुखाम, जब हम सही आहार लेते हैं तो इन सब से हमें सुरक्षा प्रदान होती है। चौथा, शारीरिक क्रियाओं को संचालन करने में सफल करता है। जैसे हाथ पैर चलाना, दौड़ना। अगर हम खाना खाएंगे तभी हम ये क्रिया कर पाएंगे। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे। तो ये क्या है? ये शारीरिक क्रियाओं को संचालन करने में सफल करता है। तो ये हमारे आहार हो गया। आहार का अर्थ और आहार का कार्य आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब पढ़ लेते हैं संतुलित भोजन। अभी तक हमने पढ़ा था आहार, अब पढ़ते हैं संतुलित भोजन आखिर क्या होता है। तो संतुलित भोजन एक ऐसा भोजन है जो मात्र मानव को क्षुधा को ही समाप्त नहीं करता, मतलब जो मात्र मानव की भूख को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामूहिक स्वास्थ्य भी बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब कि यह भोजन, संतुलित भोजन एक इस प्रकार का भोजन है जो सिर्फ मानव की भूख समाप्त नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामूहिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ऐसे तत्व होते हैं उसमें जो शारीरिक और मानसिक और सामूहिक इन सभी को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। यह ऐसा भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा समाहित होती है। तो संतुलित भोजन क्या होता है? इसमें सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा समाहित होती है। जैसे कि एक ये थाली मैंने ली है, आप ये थाली देख सकते हैं। ये हमारी एक थाली है जिसमें सभी पोषक जो तत्व हैं वो उचित मात्रा में, जैसे प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं और कैल्शियम है। तो ये हमारी एक क्या, ये संतुलित भोजन हो गया हमारा। क्या हो गया? ये हमारा संतुलित भोजन हो गया, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो इस थाली को हम खाएंगे तो हमारे शरीर का शारीरिक, मानसिक, सामूहिक सभी प्रकार से उसका विकास होगा, सभी प्रकार से उसका स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। तो ये था हमारा संतुलित भोजन। अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए और फिगर भी बनाते चलिए, जाके हर चीज़ आपको समझते आ जाए। चलिए संतुलित भोजन हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य होता क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रखने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा योग्य बनाता है, जिससे मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। तो स्वास्थ्य मतलब हमेशा फिट रहना, कोई बीमारी ना आना, ये स्वास्थ्य होता है। उसी तरह डेफिनेशन बताया गया है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रखने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा योग्य बनाता है, जिससे मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। तो ये स्वास्थ्य की डेफिनेशन हो गई। लेकिन WHO के अनुसार अगर स्वास्थ्य की डेफिनेशन बताएं तो स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है। तो स्वास्थ्य मनुष्य की क्या है? पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, जिसमें रोगों की अनुपस्थिति है। जब रोग अनुपस्थित होंगे तभी व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो ये WHO के अनुसार ये स्वास्थ्य की डेफिनेशन हो गई, जो कि बेस्ट है। आप देख सकते हैं, अगर आप निरंतर योगा करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी एकदम फिट रहेंगे, जैसे कि ये व्यक्ति योगा कर रहा है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। चलिए
आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्वास्थ्य पढ़ लिया हमने, WHO की डेफिनेशन पढ़ ली। नोट्स मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स प्रॉपर बना के चलिए, तभी आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर आएंगे। चलिए अब पढ़ लेते हैं स्वास्थ्य से प्रभावित होने वाले कारक। आखिर स्वास्थ्य क्या क्या प्रभावित होता है, तो आप देख सकते हैं संतुलित भोजन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे संतुलित भोजन है। अगर हम संतुलित भोजन नहीं लेंगे, हम कुछ भी एरा गैरा बर्गर टिक्की खा लेंगे, तो इससे हमारे शरीर में कोई अनहेल्दी चीज़ पोषक तत्व तो नहीं जाएंगे और हमारा शरीर ऐसा ही रह जाएगा और हम बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो संतुलित भोजन लेना हमें। संतुलित भोजन में क्या है, व्यक्ति जो भी भोजन ग्रहण करता है उसे भोजन का हमारा स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। व्यक्ति का ऐसा भोजन करना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य को उत्तम रखें, जैसे कि सब्जियां खाएं, फल खाएं, तो ये संतुलित भोजन हमारा कहलाता है। इसी तरह के रोग मुक्ति, यदि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होता है तो संतुलित भोजन भी उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर सकता। तो अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखने के लिए विभिन्न वीडियो द्वारा संतुलित भोजन लेने का प्रयास करना चाहिए, जिससे व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि हो। तो रोग मुक्ति भी हमें रहना, रोग मुक्त रहना, तभी तो हम स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे। अगर हम रोग से ग्रसित रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब बना रहेगा। तीसरा वातावरण, अगर हम एक ऐसे वातावरण में रहेंगे जिसमें मान लीजिए गंदगी है, गंदगी से बहुत सारी बीमारियां होंगी, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो वातावरण और रहन सहन हमारा बहुत जरूरी है। हम टाइम पे नहाएंगे, टाइम पे सोएंगे, तो ये भी बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारा स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा। चौथा व्यायाम, व्यायाम भी बहुत जरूरी है। अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर फिट नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर हम कोई भाग दौड़ का काम करते हैं और अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो हम भाग दौड़ का काम इजीली नहीं कर पाएंगे। तो ये थे 4 कारक जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो संतुलित भोजन लिखेंगे, रोग मुक्ति लिखेंगे, वातावरण व रहन सहन लिखेंगे और चौथा व्यायाम लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग पढ़ लेते हैं। संक्रामक रोग आखिर क्या क्या होते हैं, तो आ जाइए। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक के कारण होते हैं। संक्रामक रोग किस कारण होते हैं, सूक्ष्म जीवी जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, परजीवी या कवक के कारण होते हैं। संक्रामक रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। क्या करते हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये तो डेफिनेशन होगी संक्रामक रोग की। आखिर संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी कवक के कारण होते हैं और ये व्यक्ति से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। आ जाइए अब इनके संक्रामक रोग की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि संक्रामक रोग की विशेषताएं लिखिए, तो विशेषताएं हम ये लिखेंगे। पहली विशेषता, यह एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है तो उसके पूरे परिवार को जुकाम हो जाता है। कि जुकाम को होता है वो वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, जिससे कोई व्यक्ति जिसको जुकाम हो गया वो दूसरे व्यक्ति को टच कर ले तो उसको भी जुकाम हो जाता है। तो इसी तरीके से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है। दूसरा, उद्भवन समय के पश्चात उस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जब ये नया नया जैसे ही स्टार्ट होता है संक्रामक रोग कोई, तो उस समय इसके लक्षण थोड़े थोड़े से दिखाई देने लगते हैं। हर एक संक्रामक रोग का उद्भवन समय होता है। उद्भवन का समय मतलब कि जब वो रोग होना स्टार्ट हुआ है तो वो उद्भवन समय कहलाता है। क्या, उद्भवन समय कहलाता है। चौथा, इसमें अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। अब अलग अलग कोई रोग है, किसी को जुकाम हुआ तो उसके अंदर अलग जीवाणु होंगे, किसी को चेचक हुआ तो उसके अंदर अलग जीवाणु होंगे, किसी को माता हुए तो उसके अलग अलग जीवाणु होंगे। तो सब में अलग अलग जीवाणु होते हैं जिसके कारण ये रोग होता है। तो इसकी ये 4 विशेषताएं हैं जो आपको हूबहू याद करनी है और अपने नोट्स प्रॉपर बना के चलने हैं। चलिए, ये संक्रामक रोग पढ़ लिया, संक्रामक रोग की विशेषताएं पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम आगे संक्रामक रोग का नियंत्रण। आखिर कैसे इनका नियंत्रण किया जाए। तो रोगों को अन्य व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। अन्य व्यक्ति से अलग क्यों रखना चाहिए, ताकि जो मतलब कि जीवाणु बैक्टीरिया उसके अंदर है वो दूसरे में ना पहुंच जाए और दूसरे व्यक्ति ग्रसित ना हो जाए। तो उसको अन्य व्यक्ति से अलग रखना चाहिए, क्वारंटाइन रखना चाहिए। लॉकडाउन में आपने अक्सर सुना होगा कि क्वारंटाइन कर दिया व्यक्ति को। तो क्वारंटाइन का मतलब एक अलग कमरे में रख दिया, दूसरा व्यक्ति उसके आसपास ना जाए। जो भी जाए वो बहुत साफ सफाई से मास्क पहनकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर तब जाए, ताकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया ना आए। दूसरा, नियमित साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए। डिटॉल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कीटाणु तुरंत के तुरंत मर जाएं और यूज ना हो। तो तीसरा, औषधि का नियमित प्रयोग करना चाहिए। औषधि ही उस कीटाणु को मारेंगे उस व्यक्ति के अंदर, तो दवाइयों का नियमित प्रयोग करना चाहिए। प्रतिरक्षण प्रणाली, प्रतिरक्षण प्रणाली क्या होती है, इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए। फल सब्जियां ये खाते रहने चाहिए जिससे हमारा प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत हो, हम रोगों से बच सकें। संगरोध लागू करना चाहिए। तो ये 5 हमारे क्या होगा, ये 5 हमारे रोकथाम व नियंत्रण के पॉइंट हो गए जो आपको याद रखने हैं। संक्रामक रोगों के रोकथाम व नियंत्रण, ये 5 पॉइंट हमारे हैं जिनको आपको याद करना है। चलिए आ जाइए वापस।
अब पढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अब संक्रामक रोग पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने संक्रामक रोग पढ़ा कि संक्रामक रोग का क्या अर्थ होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसकी रोकथाम व नियंत्रण। अब एक एक करके बहुत सारे संक्रामक रोग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला संक्रामक रोग जो हमारे सामने आया वो है चेचक। चेचक आपने अक्सर देखा होगा, यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। इसे शीतला या बड़ी माता कहते हैं। अक्सर आप गांव में कहते हैं कि माता निकल आई, माता निकल आई, तो वो माता किसी भगवान या किसी की देन नहीं होती है, वो एक वेरिओला वायरस होता है। कौन होता है? ये वाला वायरस होता है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस जब व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो वो शीतला या बड़ी माता निकल आती है, यानी चेचक निकल आता है। उसी के कारण ये होता है। इसमें रोगी के नाक, मुख एवं गले तक बिंदुक संक्रमण द्वारा जीवाणु फैलते हैं। नाक तक वो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बिंदु निकल आते हैं। इस रोग के लक्षण निम्नलिखित हैं। तो चेचक किस कारण होता है? वेरिओला वायरस के कारण। किस कारण होता है? वेरिओला वायरस के कारण। ये आपको ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो वेरिओला वायरस के कारण होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या है? इस रोग के प्रारंभ में तेज बुखार लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है। बुखार से दूसरे या तीसरे दिन तक लाल रंग के दाने निकल आते हैं। मैंने बताया था दाने निकल आते हैं। तीसरा, उल्टी आना, जी में चलाना, बदन से दर्द तथा तेज बुखार आ जाता है। दानों के पूर्णतः निकल जाने के बाद बुखार में कमी आ जाती है। तो ये थे इसके 4 लक्षण जो आपको याद रखने हैं। और कौन से वायरस के कारण होता है? वेरिओला वायरस के कारण। तो ये हमारा चेचक हो गया। चलिए नेक्स्ट संक्रामक रोग पढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं छोटी माता, जो कि इन्हीं से रिलेटेड है। अगर छोटी माता की बात करें तो छोटी माता वो बेरिओला वायरस था, ये बेरिसेला वायरस है। छोटी माता बेरिसेला वायरस के कारण होती है, वो बेरिओला वायरस के कारण फैलती हैं। यह श्वसन द्वारा बिंदु संक्रमण से फैलता है। इसका उद्भवन काल 15 से 21 दिन होता है। मतलब ये 15 से 21 दिन तक रहती है बीमारी। यह बीमारी नवजात से 10 वर्ष तक की आयु बच्चों को हो सकती है। मतलब कि छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों में ये ज़्यादा होता है छोटी माता। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। इसकी शुरुआत बुखार और कमर दर्द के साथ होती है। इसमें बुखार लगभग 100 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आता है। एक दिन बाद शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इन दानों में पानी भर जाता है और छाले जैसा लगता है। तो ये इसके 4 लक्षण हैं। छोटी माता बेरिसेला वायरस के कारण होती है, बड़ी माता वेरिओला वायरस के कारण होती है। चलिए आ जाइए, अब पढ़ लेते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की बात करें तो यह रोग 10 साल के बच्चों को जन्म से ज़्यादा होता है। बीमारी का जन्म कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी वायरस है। कौन है? जीवाणु है। ये वो वायरस थे, ये जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया रोग का कारण कौन है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। बच्चों की भोजन के प्रति अरुचि होती है, बच्चे भोजन नहीं करते। बचपन में ही ट्रिपल वैक्सीन के रूप में डिप्थीरिया का टीका लगा देना चाहिए। डिप्थीरिया का टीका लगता है, वो टीकाकरण हम बाद में बताएंगे, टीकाकरण का टॉपिक इसी चैप्टर में है। तो डिप्थीरिया के 3 टीके लगते हैं। कौन से लगते हैं? डिप्थीरिया के 3 टीके बच्चे को बचपन में ही लगवा लेने चाहिए। संक्रमित बच्चे को अलग हवादार कमरे में रखना चाहिए। चौथा, रोगी को गर्म पानी में कीटाणुनाशक के साथ गरारे करने चाहिए, जिसके उसके अंदर जो गले में कीटाणु है वो मर जाएं। चलिए डिप्थीरिया पढ़ लिया हमने। अब पढ़ लेते हैं तपेदिक। तपेदिक का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस अपने अक्सर हमने नाम सुना होगा टीबी, कि उसे टीबी हो गई। तो टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। वो वाली टीबी नहीं होती जो हम देखते हैं, ये टीबी अलग होती है, ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? यह एक संक्रामक रोग है जो एक विश्व व्यापारी बीमारी है। इस बीमारी से विकसित देश काफ़ी हद तक मुक्त हुए हैं, परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में आज भी बड़ी चुनौती है। जैसे अमेरिका हो गए तो ये तो टीबी से मुक्त हो गए, लेकिन भारत जैसे देश, विकासशील देश, आज भी इससे लड़ रहे हैं। बड़ी चुनौती है इसमें, जहाँ लगभग 1 करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं। यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरिकल बैसिलस के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरिकल बैसिलस के कारण होता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? इसका पहला तो आपका जो वायरस का ध्यान रखना वो ये वाला है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरिकल बैसिलस। और इसके लक्षण की बात करें तो थकान तथा कमजोरी का एहसास होना, भूख न लगना एवं बाहर में कमी होना, तेज खांसी के साथ रक्त का स्राव होना, सीने में दर्द होना तथा सांस लेने में परेशानी होना। तो ये इसके 4 प्रमुख लक्षण हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि टीबी माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरिकल बेसिलस के कारण ये वाला रोग होता है। और इसके ये 4 लक्षण हैं जो आपको याद कर लेने हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट संक्रामक रोग की तरफ। नेक्स्ट संक्रामक रोग की बात करें तो हैजा किस कारण होता है? विबियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा विबियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है।
तीसरा टाइफाइड सालोमेना टाइफी के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। ये हमारा एनाफिलीज मच्छर है। अगर आपको ऐसा मच्छर कहीं दिखे तो तुरंत उसको क्या करना है, उसको निपटा देना है। किसे एंग्री होकर निपटा देना, एकदम उसको एक झापड़ लगाना और निपटा देना, क्योंकि अगर इसने आपको काट लिया तो आप मलेरिया ग्रसित हो जाएंगे, फिर आपको 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में काटने पड़ेंगे। तो उससे पहले ही अगर ऐसा मच्छर आपको दिख जाए तो इसको क्या करना है, इसको आपको निपटा देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। हैजा विबियो कोलेरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, मलेरिया, मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से ये रोग होता है। तो आई होप आपको सभी संक्रामक रोग पढ़ लिए होंगे। सभी संक्रामक रोग के जो वायरस है, जीवाणु है, वो भी आपने पढ़ लिए। अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये रोग किस जीवाणु के कारण होता है, ये रोग किस जीवाणु के कारण याद होता है। तो ये जरूर आपको याद रखना है कि कौन सा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी मैं मार्क कर देता हूँ। इन सभी के नाम आपको याद रख के चलने हैं, कॉपी में नोट्स प्रॉपर बना के चलने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पढ़ते हैं टीकाकरण कार्यक्रम। टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, जो इन संक्रामक रोगों से हमें बचाएगा, उसके लिए भारत सरकार ये कार्यक्रम चलाती है। तो आज आइए पढ़ लेते हैं। टीकाकरण करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विसंक्रमण कार्यक्रम कहते हैं। क्या? टीकाकरण करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसे राष्ट्रीय विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों, शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है, जो उपयुक्त समय अनुसार लगाने पर ही लाभदायक होता है। तो हर साल जो भी बच्चे माताएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं, उनको टीकाकरण सरकार करती है, जिससे कि उनमें ये संक्रामक रोग ना हो पाए। आ जाइए मैं दिखा देता हूँ कब कब टीकाकरण होता है। तो इसको मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, अगर टीकाकरण की बात करूं तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला टीका लगता है वो गर्भवती जब महिला होती है तब टीका लगता है। वो टेटनस का पहला टीका लगता है। किसका लगता है? पहला टेटनस का लगता है एक टीका। उसके 1 महीने के बाद दूसरा टेटनस का टीका लगता है महिला को। जो पहला एक गर्भवती होगी तब लगेगा, फिर जो लग जाएगा टीका उसके 1 महीने बाद एक और टेटनस का टीका लगेगा, फिर टेटनस बूस्टर लगेगा। तीसरा पिछले 3 वर्षों के टेटनस के दोनों टीके लग चुके होंगे, फिर ये टेटनस बूस्टर लगेगा। ठीक है, ये 3 टीके लग जाएंगे आपके। फिर क्या होगा? फिर अब ये तो माताओं के हो गए। अब आयरन की कैप्सूल्स की गोली दी जाएगी, कम से कम 1 गोली प्रतिदिन 3 माह तक अवश्य खाएं। आयरन की गोलियां दी जाएंगी महिला को, कम से कम 1 गोलियां प्रतिदिन 3 महीने तक। जब तक वो गर्भवती है तो 3 महीने तक आयरन की 1 गोली डेली खानी है उस महिला को। ये तो हो गई आयरन की बात। अब आ जाते हैं बच्चों का प्रतिरक्षीकरण। अगर बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, तो आ जाइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे को। तो जब बच्चा का जन्म होता ऑन बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता तो पहला टीका लगता है BCG का। कौन सा लगता है? BCG का। और उसे क्या, पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। तीसरी चीज़, जब जन्म होता है तो उसे हेपेटाइटिस B का भी टीका लगता है। तो जन्म पे कौन सा BCG का टीका लगेगा, पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी और हेपेटाइटिस B का टीका लगेगा। ये 3 चीज़ होंगी। जब बच्चा 1.5 महीने का होगा, तो DBT का, डिप्थीरिया मैंने बोला था आपको, DBT का टीका लगेगा। पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी और हेपेटाइटिस B का भी लगेगा। तो 3 फिर से लगेंगे जब वो 1.5 महीने का होगा। 2.5 महीने का जब होगा तो फिर से DPT का टीका लगेगा, पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी और हेपेटाइटिस B का टीका लगेगा। फिर जब वो 3.5 महीने का होगा फिर से DPT का टीका लगेगा, पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी और हेपेटाइटिस B का टीका लगेगा। जब वो 9 महीने का होगा तो खसरा का टीका लगेगा, ओनली खसरा का टीका लगेगा और विटामिन A का डोज दी जाएगी। और जब वो 1.5 साल का होगा तो DPT बूस्टर दिया जाएगा, उसको DPT का बूस्टर दिया जाएगा और पोलियो को खुराक दी जाएगी। और जब वो 5 साल का होगा तो फिर से DPT बूस्टर दिया जाएगा और जब वो 5 से 8 साल का होगा तब उसे टाइफाइड का इंजेक्शन दिया जाएगा। टाइफाइड का वो इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये हमारे हो गए पूरा प्रतिरक्षण कार्यक्रम कि भारत सरकार कब गर्भवती महिला और बच्चे को किस प्रकार से टीके लगाती है। और ये सभी एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। क्या होते हैं? एब्सोल्युटली आपका फ्री होते हैं, एकदम एब्सोल्युटली फ्री। इसके लिए कोई भी भारत सरकार आपसे रुपए चार्ज नहीं करती है। चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ाता हूँ इस स्लाइड को, और ये यहीं पे आपकी स्लाइड ख़त्म होती है। 1 मिनट, टेक्निकल इशू है। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन वो भी ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।